चैप्टर स्टार्ट करना है आज हमें फिफ्थ, पांचवी लास्ट यूनिट है हमारा एक्शन रिसर्च एंड इट्स एप्लीकेशंस। ठीक है, फिफ्थ वाली यूनिट निकाल लीजिए। यूनिट फिफ्थ एक्शन रिसर्च एंड इट एप्लीकेशन, 15 नंबर की आपकी यूनिट है। क्या क्या टॉपिक आएंगे? रिसर्च के बारे में आएगा, व्हाट इज रिसर्च, रिसर्च इन एजुकेशन, टाइप ऑफ एजुकेशनल रिसर्च, डाटा कलेक्शन एंड एनालिसिस, रिसर्च डिजाइन एंड रिपोर्ट राइटिंग। उसके बाद है एक्शन रिसर्च क्या होती है, एक्शन रिसर्च डेफिनेशन, एक्शन रिसर्च इन एजुकेशन, कैरेक्टरिस्टिक, स्टेप, मेरिट एंड डीमेरिट, बेनिफिट ऑफ एक्शन रिसर्च, मिथ, केस स्टडी इन एक्शन रिसर्च। दो टॉपिक आएंगे आपके, एक रिसर्च के ऊपर आएगा और एक एक्शन रिसर्च के ऊपर आएगा। ठीक है, तो चलिए देखते हैं रिसर्च क्या होती है, रिसर्च से क्या अभिप्राय है और रिसर्च की क्या क्या विशेषताएं होती है। रिसर्च, री जमा में सर्च, दो वर्ड से मिलकर बना है, जिसका मतलब होता है कोई भी जब हम खोज करते हैं तो उसको क्या बोलते हैं, रिसर्च बोलते हैं। ठीक है, कोई भी जब नई चीज हम खोजते हैं तो रिसर्च कहलाती है। रिसर्च किसी भी सब्जेक्ट की डेवलपमेंट का आधार होता है। यह वह मानव प्रयास होता है जिसके द्वारा हम किसी भी विषय या सब्जेक्ट के मौलिक विषयों के उत्तर देने का प्रयास करते हैं। रिसर्च के द्वारा उन प्रश्नों के उत्तर खोजने का प्रयास किया जाता है जिनके उत्तर उपलब्ध नहीं होते हैं। ठीक है, ह्यूमन नॉलेज की वृद्धि में दो मुख्य स्रोत होते हैं, तथ्य एवं सिद्धांत। देखो, अगर हम सीधी सी बात देखी जाए तो रिसर्च हम कब करते हैं, जब हमारे सामने प्रॉब्लम होती है। ठीक है, जिस चीज का हमारे सामने पहले से ही प्रेजेंट हो कोई चीज, तो उसके लिए हम रिसर्च नहीं करते। मान लो आपके सामने रिसर्च का पूरा टॉपिक दे रखा है, तो आप क्यों ढूंढोगे, क्या पढ़ा आपको, नहीं ढूंढोगे, उसी में से याद कर लोगे। रिसर्च तब होती है जब आपके सामने कोई प्रॉब्लम आती है और उस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन आपको ढूंढना होता है, तब आप रिसर्च करते हैं। मान लो मैं कोई नया टॉपिक दे दूं, तो आप क्या करोगे, उसको खोजोगे, चाहे आप नेट पे ढूंढो, चाहे आपको बुक्स में ढूंढो, चाहे आप कहीं पे भी ढूंढो। ठीक है, तो क्या है, जब प्रॉब्लम आपके सामने अराइज हुई तो उस प्रॉब्लम को सोल्व आउट करने के लिए, कोई क्वेश्चन आपके सामने खड़ा हुआ, उसका आंसर ढूंढने के लिए आप क्या करते हो, खोज करते हो, रिसर्च करते हो। ठीक है, अगर देखा जाए तो रिसर्च क्या है, एक सिस्टमैटिक वे से फैक्ट और प्रिंसिपल्स, ठीक है, उनके प्रतिपादन उनके रिसर्च से होता है। कोई भी नया कंसेप्ट जोड़ना है आपको, कोई भी नया कंसेप्ट लेके आना है, कोई प्रॉब्लम है उसको सोल्व आउट करना है, तो आपको रिसर्च की आवश्यकता होती है। तो ऐसे अध्ययनों से नए नए फैक्ट हमारे सामने आते हैं। ठीक है, जो किन्हीं समस्या के उत्तर खोजने में और नए सिद्धांतों के नियम निर्धारण करने और प्रचलित नियमों में संशोधन करने में सहायता करते हैं। ठीक है, रिसर्च क्या है, एक ऐसी प्रोसेस है जिसमें हम कुछ स्पेसिफिक मेथड अपनाए जाते हैं और एक विशेष समस्या के द्वारा हम अपने डाटा को कलेक्ट करते हैं, डाटा का एनालिसिस करते हैं, टेबुलेशन करते हैं और फिर उस डाटा की व्याख्या करते हैं और स्पष्टीकरण करते हैं, और ये किसी समस्या का समाधान किया जाता है। अतः रिसर्च एक सिस्टमैटिक तथा सुनियोजित प्रोसेस है जो समस्याओं के समाधान के लिए एक वैज्ञानिक विधि है। ठीक है, रिसर्च की प्रोसेस में निरीक्षण का तत्व विद्यमान होता है। यहाँ निरीक्षण केवल व्यक्तिपरक अनुभूति मूलक विवरणों पर आधारित नहीं होता, बल्कि इसमें साइंटिफिक ऑब्जर्वेशन होती है। अब मुझे बताओ, रिसर्च के बारे में कुछ समझ में आया? क्या डेफिनेशन बनाओगे रिसर्च की, बताओ। इतना लंबा चौड़ा आपको पढ़ने की जरूरत नहीं है, आप जस्ट उसका क्या देखो कि जब भी हमारे सामने कोई प्रॉब्लम आती है तो उस प्रॉब्लम को सोल्व करने के लिए या किसी नए फैक्ट नए तथ्य का निर्माण करने के लिए जो हम खोज करते हैं वही रिसर्च कहलाती है। ठीक है, बताओ जरा क्या होती है रिसर्च। एक सिस्टमैटिक वे से होती है, ये एक ऐसी प्रोसेस होती है जिसमें हम डाटा को कलेक्ट करते हैं, डाटा को कलेक्ट करने के बाद एनालिसिस करते हैं, उसका हम क्लासिफिकेशन करते हैं, इंटरप्रिटेशन करते हैं। ठीक है, ये सारी चीजें उसके अंदर आती हैं, और समाधान के लिए क्या है, ये एक वैज्ञानिक विधि है, एक साइंटिफिक मेथड होती है। ठीक है, समझ में आ गया मीनिंग? यस मैम। ठीक है, जरा बताओ मुझे अपने अपने वे में बताइए, रिसर्च क्या होती है, क्या लिख के आओगे?
इतनी लंबी चौड़ी रामायण यहाँ पे जो दे रखी है वो पूरी याद करने की जरूरत नहीं है, जस्ट जो उसका मीनिंग हो वही याद किया करो, एक डेफिनेशन याद करो, फिर आगे बढ़ जाओ। बेटा जितना खुद पार्टिसिपेट करोगे ना क्लास में, जितना आप दूसरों को समझा देते हो, इतना आप पढ़ते हुए भी याद नहीं कर पाते। मैम रिसर्च एक वैज्ञानिक विधि है, इसमें जब हमारे सामने कोई नई प्रॉब्लम आती है उसको सॉल्व करने के लिए, उसकी सारी परेशानियों को पता लगाने के लिए, और जो हमारे फैक्ट होते हैं उनको भी जानने के लिए कि क्या ये सही है या नहीं है, इसके लिए रिसर्च का यूज करते हैं हम। ठीक है, समझ में आ गया बेटा सबको? चलिए अब इसकी विशेषताएं देखते हैं हम कि रिसर्च की क्या क्या फीचर्स होती हैं, क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होती है। देखिए क्या क्या होती है भाई। रिसर्च का उद्देश्य है किसी भी समस्या का समाधान ढूंढना होता है। सबसे पहली बात, रिसर्च का उद्देश्य है किसी भी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन ढूंढना होता है। ठीक है, आपके सामने कोई भी क्वेश्चन दिया होता है तो जो प्रॉब्लम आपके सामने आती है उसको ढूंढना रिसर्च है। पहली बात आ गई समझ में। दूसरा, जो जनरलाइजेशन है उसकी डेवलपमेंट पर बल दिया जाता है। इसमें क्या है, हम फैक्ट और प्रिंसिपल्स का प्रतिपादन करते हैं। ठीक है, क्या है, हम फैक्ट और प्रिंसिपल्स के आधार पर हम सिस्टमैटिक वे से खोज करते हैं। आगे तीसरा पॉइंट क्या है, जो हमारी रिसर्च है वह हमारे जितनी भी हमारे इंद्रियां होती है, सेंस ऑर्गन जितने भी होते हैं, वो सब क्या है, एक्सपीरियंस पर आधारित होती है। इसमें इंटरेस्टिंग पर्सनों को रिसर्च नहीं कहा जाता। रिसर्च रूढ़ियों को स्वीकार करता है, सूचनाओं को स्वीकार करता है, ठीक है, जिन्हें परखता है, जांचता है, उसके बाद वह उस फैक्ट के ऊपर आता है। तो रिसर्च क्या है, हमारी एक हम अनुभवों पर आधारित होती है, एक्सपीरियंस पर आधारित होती है। ठीक है, हमें एक्सपीरियंस होगा क्योंकि हम डायरेक्ट एक्सपीरियंस करें। जब हम किसी चीज की खोज कर रहे हैं ना, तो हम डायरेक्ट उसमें एक्टिव तरीके से पार्टिसिपेट करके हम क्या करते हैं, एक्सपीरियंस लेते हैं। हमारी हर एक सेंस उस टाइम पे क्या रहती है, अलर्ट रहती है। उसके बाद है, रिसर्च उपयुक्त विवरण की मांग करता है। ठीक है, कि हमें सही फैक्ट निकाल के दो, ये प्रॉब्लम है तो इसका क्या सॉल्यूशन है वो फैक्ट निकाल के दो। रिसर्च प्राथमिक स्रोतों से एकत्रित किए जाते हैं और नहीं। देखो भाई ये बात ठीक है, रिसर्च क्या है, हम प्राइमरी डाटा और सेकेंडरी डाटा दोनों से कर सकते हैं। ठीक है, प्राइमरी जहां पर हमें बिल्कुल ओरिजिनल फैक्ट चाहिए तो हम प्राइमरी डाटा पे काम करते हैं, और हमें जहां पर मान लीजिए काम चल जाता तो हम सेकेंडरी डाटा पर भी काम कर सकते हैं। तो प्राइमरी और सेकेंडरी डाटा क्या होता है, मान लो मुझे किसी से के बारे में नॉलेज लेनी है, प्राइमरी और सेकेंडरी। जैसे मान लो मुझे राज के बारे में बात करनी है तो मैं राज से डायरेक्ट पूछ लूं तो वो हो जाएगा प्राइमरी डाटा। अगर मुझे राज के बारे में बाकी चीजें पता करनी है, मैं आरती से पूछूं, सानिया से या नेहा से, अगर मैं राज से डायरेक्ट ना पूछ के मैं बाकी 3 लड़कियों से पूछती हूँ उसके बारे में कि वो लड़की कैसी है कैसी नहीं है, तो वो क्या कहलाएगी, सेकेंडरी डाटा कहलाएगा। ठीक है, समझ में आ गया प्राइमरी और सेकेंडरी। मान लो बिल्कुल ओरिजिनल है, मान लो मुझे सारी बिल्कुल ओरिजिनल इन्फॉर्मेशन चाहिए, मुझे जिसके बारे में चाहिए मैं उसी से बात करती हूँ तो बिल्कुल ओरिजिनल देगा अपने बारे में। दूसरों से मैं पूछूंगी तो हो सकता है कि मान लो कोई उसे जेलस करता हो तो वो गलत इन्फॉर्मेशन भी दे सकता है उसके बारे में। ठीक है, तो रिसर्च क्या है, हम सबसे पहले जो डाटा है वह प्राइमरी सोर्सेज से हम इकट्ठा करते हैं। ठीक है, तो उन्हें नए उद्देश्य हेतु प्रयुक्त किया जाता है। ये सूचनाएं हम क्या है, और अगर हम मान लीजिए सेकेंडरी डाटा करते हैं तो वे हम आपके क्या रेफरेंस बुक वगैरह इनसे भी ले सकते हैं, और प्राइमरी डाटा हम खुद जाकर घटनास्थल पर जाकर वहां से डाटा कलेक्ट करते हैं। कभी कभी रिसर्च प्रक्रिया विधिवत न होकर बेतरतीब हो सकती है, परंतु परिकल्पित प्रक्रियाएं उनकी विशेषताएं हैं, वे परिशुद्ध विश्लेषण से जुड़ी होती है। और रिसर्च में कभी कभी एरर एंड ट्रायल का भी प्रयोग किया जाता है। हाँ जी, एक बार में रिसर्च सक्सेसफुल नहीं हुई तो दूसरी बार हम ट्राई करेंगे। ठीक है, समझ में आ गई विशेषताएं। विशेषताएं क्या क्या बताई है, एक तो रिसर्च में हम समाधान ढूंढते हैं, एक प्रॉब्लम होती है हमारे सामने, उस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन ढूंढते हैं। दूसरा, जनरलाइजेशन की डेवलपमेंट पर काम करते हैं। इसमें क्या होता है, रूल्स होते हैं, फैक्ट होते हैं और हमारे
प्रिंसिपल्स होते हैं, ठीक है। 2 पॉइंट हो गए। तीसरा पॉइंट क्या है, जब भी हम रिसर्च करते हैं तो हम खुद अपनी जो जितनी भी हमारे पास सेंस ऑर्गन है उन सब के द्वारा हम एक्सपीरियंस लेते हैं, हर एक नई चीज सीखते हैं। फोर्थ बात बताई गई है इसमें कि हम जब भी रिसर्च करते हैं तो हम क्या करते हैं, उपयुक्त विवरण की मांग अनुसार रिसर्च करने वाला विशिष्ट माध्यमों, मात्रात्मक और आंकिक माप विधियों का, यानी कि हम अलग अलग मेथड्स का हम यूज करते हैं। फोर्थ पॉइंट में क्या लिखोगे कि रिसर्च करते समय जो रिसर्च करता होता है वह अलग अलग मेथड्स का यूज कर सकता है, यानी कि वह क्वांटिटेटिव डाटा भी ले सकता है और क्वालिटेटिव डाटा भी ले सकता है। क्वांटिटेटिव डाटा जिसको हम संख्या में डिनोट कर सकते हैं वो होता है आपका क्वांटिटेटिव डाटा, मात्रात्मक जिसको बोलते हैं, और क्वालिटेटिव डाटा वो होता है जिसमें आपके जैसे आपके बारे में क्या अच्छी बातें हैं, कैसा आपका बिहेवियर है, क्या गुण है, क्या अवगुण है, वो आपका क्या होता है, क्वालिटेटिव डाटा होता है। तो हम किसी भी मेथड को अपना सकते हैं। आगे जो रिसर्च है वह प्राइमरी और सेकेंडरी दोनों सोर्सेज से इकट्ठा कर सकते हैं, ठीक है। थर्ड बात बोली इसने, लास्ट बात बोली इन्होंने कि रिसर्च क्या होती है, कई बार विधिवत कानून के अकॉर्डिंग ना होता है, वैसे भी हमारी बेकार हो जाती है। इसमें क्या है, हम ज्यादातर ट्रायल एंड एरर मेथड यूज करते हैं कि जब तक हम प्रयास करते रहते हैं जब तक कि हमें आंसर नहीं मिल जाता, ठीक है। समझ में आ गया फर्स्ट क्वेश्चन? यस मैम। ठीक है भाई, आगे देखिए फिर, एजुकेशन रिसर्च से क्या अभिप्राय है। खाली रिसर्च का पता लग गया, अब एजुकेशन वर्ड और जुड़ गया साथ में। तो एजुकेशन में हम अगर मान लो कोई भी नई चीज लेके आना चाहते हैं, कोई भी नए फैक्ट क्रिएट करना चाहते हैं, ठीक है, वे सारी चीजें हम एजुकेशन रिसर्च में देखेंगे। देखिए जरा, एजुकेशन जीवन का महत्वपूर्ण पक्ष है, इंपॉर्टेंट पहलू है, ठीक है। एजुकेशन का मेन ऑब्जेक्टिव बालकों के व्यवहार में परिवर्तन लाकर उनका, यानी कि एजुकेशन का मेन ऑब्जेक्टिव क्या है कि हम अपने बच्चों के बिहेवियर में चेंज लाकर उनकी डेवलपमेंट करें, ठीक है। तो एजुकेशन में प्लानिंग, शिक्षण प्रणाली और समुचित क्रियाओं के माध्यम से शिक्षा के उद्देश्यों की प्राप्ति की जाती है। शिक्षण अधिगम से संबंधित अनेक समस्याएं हैं जिनका संबंध एजुकेशन सिस्टम, हमारे कार्य प्रणाली, शिक्षण विधियों तथा बालकों के व्यवहार से होता है। इन सभी समस्याओं का अध्ययन करने वाली प्रक्रिया को शिक्षा अनुसंधान कहते हैं। भाई एजुकेशन रिसर्च है तो जितने भी काम होंगे, जितने भी प्रॉब्लम होगी वो हमारी एजुकेशन से रिलेटेड होंगी, ठीक है, कि हम किस प्रकार बच्चे के बिहेवियर में चेंज कर सकते हैं, किस प्रकार डेवलपमेंट कर सकते हैं, किस प्रकार हमारी एजुकेशन सिस्टम बनाना है, क्या हमारी वर्किंग सिस्टम रहेगा, क्या हमारी टीचिंग मेथड रहेगा, क्या बालकों के व्यवहार से होता है, ठीक है, ये सारी चीजें तो क्या कहलाती है, हमारी एजुकेशन रिसर्च कहलाती है, ठीक है। शिक्षा का एक स्वतंत्र अध्ययन क्षेत्र है जिसकी व्यापकता तथा उपयोगिता, मेरे को बताओ एजुकेशन रिसर्च समझ में आया है? मतलब नहीं आया किसी को भी समझ में? मैम इसकी डेफिनेशन तो यही होगी ना कि हमारी जो एजुकेशन से रिलेटेड जितने भी प्रॉब्लम्स होती हैं उनके ऊपर रिसर्च करना ही। ओके मैम। हाँ यही है, जो रिसर्च था ना उसको एजुकेशन वर्ड से जोड़ दो कि जितनी भी हमारी एजुकेशन से रिलेटेड जितनी भी प्रॉब्लम है, या मान लो हम कोई एजुकेशन से रिलेटेड कोई नया फैक्ट लेके आना चाहते हैं, कोई नई वो करना चाहते हैं। देखो एनईपी 2020 लागू हुई है, एकदम से तो लागू नहीं हुई ना वो, उसके लिए भी पहले उन्होंने रिसर्च करी, उसने पुरानी जितनी पॉलिसीज हैं उनको उठा के देखा। अब देखो जो नई एजुकेशन पॉलिसी है 90-20-20 वाली, वो जाके 33 साल के बाद आई है, तो 33 साल तक इन लोगों ने क्या किया, अब लास्ट में जाके इन्होंने रिसर्च करी होगी, पिछले वाली देखी होगी उसमें क्या क्या प्रॉब्लम है, उन प्रॉब्लम का सॉल्यूशन निकाल के फिर इन्होंने एनईपी बनाई, ठीक है। तो एजुकेशन में चाहे हमें कार्य प्रणाली में, हमें सिस्टम में चेंज करना है, मेथड में चेंज करना है, बालकों के बिहेवियर में चेंज करना है, तो इनसे रिलेटेड जितनी भी प्रॉब्लम्स होती हैं उनके ऊपर स्टडी करना ही एजुकेशन रिसर्च कहलाता है। तो एजुकेशन रिसर्च में एजुकेशन संबंधी प्रॉब्लम्स का समाधान किया जाता है, नॉलेज में वृद्धि की जाती है, जो एजुकेशन सिस्टम्स है उसको प्रभावपूर्ण बनाती है, ठीक है। ये सारी चीजें आपकी किसके अंदर आती है, एजुकेशन रिसर्च के अंदर आती हैं। एजुकेशन रिसर्च वह प्रोसेस है जो एजुकेशन परिस्थितियों में व्यवहार के विज्ञान का विकास करती है, ठीक है। एजुकेशन रिसर्च वह प्रोसेस है जो शैक्षणिक परिस्थितियों में बिहेवियर के विज्ञान का विकास करती है।
यानी कि ये आ गया एजुकेशन रिसर्च इज दैट प्रोसेस जो क्या करती है, हर एक एजुकेशन सिचुएशन में जो भी हमारा बिहेवियर है विज्ञान या साइंस से रिलेटेड उसको डेवलप करना है। ठीक है, आगे इसकी विशेषताएं देखिए। रिसर्च का की प्रक्रिया मौलिक रूप से समस्या केंद्रित तो वही है भाई, इसकी भी वही है। मेन फोकस इसका किसके ऊपर होता है, प्रॉब्लम सेंटर्ड होती है, जो हमें प्रॉब्लम मिली है उसको सोल्व करना है। ठीक है, उसमें भी सेम यही था। दूसरी बात, जो रिसर्च होती है वह साइंटिफिक तरीके से, सिस्टमैटिक से और प्री प्लान्ड होती है। ये बात भी ठीक है, ये पॉइंट आप उसमें भी जोड़ सकते हो। साइंटिफिक होती है, सिस्टमैटिक तरीके से होती है और पहले से प्लान की जाती है तब जाके रिसर्च होती है। उसके बाद रिसर्च में हम क्या करते हैं, अपनी नॉलेज में वृद्धि करते हैं और संबंधित क्षेत्र में क्या करते हैं, प्रोग्रेस करते हैं। ये पॉइंट आप उसमें भी जोड़ सकते हो। इसमें नियम और प्रिंसिपल पर बल दिया गया है, ये पीछे वाले में भी था। सारी प्रोसेस तार्किक और वस्तुनिष्ठ होती हैं। इस प्रोसेस में आंकड़ों को कलेक्शन करना और हाइपोथेसिस की पुष्टि की जाती है। रिसर्च प्रोसेस में व्यक्तिपरक पक्षों, भावनाओं तथा विचारों को कोई महत्व नहीं दिया जाता। इसके प्रभावों को कंट्रोल करने के लिए सावधानी रखी जाती है। रिसर्च के उद्देश्य इसकी कार्य प्रणाली को निश्चित करते हैं। प्रत्येक शोधकर्ता से परिणाम और निष्कर्ष निकाले जाते हैं। शोध के परिणाम तथ्यों पर आधारित होते हैं, इसलिए वे क्या है, विश्वसनीय और प्रमाणीय होते हैं। ठीक है, समझ में आया? यस मैम। ठीक है, मतलब जो करेक्टरिस्टिक्स है आप वहां की और यहाँ की मिक्स करके लिख सकते हो। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन में बता रखी है कितने टाइप की रिसर्च होती है। एक होती है हिस्टोरिकल रिसर्च, एक होती है डिस्क्रिप्टिव रिसर्च, एक होती है आपकी एक्सपेरिमेंटल रिसर्च, एक होती है आपकी फेनोमेनोलॉजिकल रिसर्च, घटना प्रतिभास रिसर्च। 4 टाइप की रिसर्च बताई हैं। क्लास में 4 बच्चे मौजूद हैं, चारों बच्चे एक एक को पढ़ोगे और एक्सप्लेन करके बताओगे मुझे। जो समझ में नहीं आएगी वो मैं एक्सप्लेन करूंगी। करो। जोन सा पहला पढ़ेगा उसको सबसे इजी आने वाला है हिस्टोरिकल रिसर्च। देख सारे चुप हो गए निकम्मे। मैम फर्स्ट है ऐतिहासिक अनुसंधान। इस प्रकार के अनुसंधान का प्रमुख उद्देश्य प्राचीन घटनाओं, स्थितियों एवं उनके स्तरों का सही लेखा जोखा प्रस्तुत करना होता है, जिसमें वर्तमान का अधिक स्पष्ट संदर्श प्राप्त हो सके। इससे प्राप्त ज्ञान की सहायता से हम उन घटकों के संबंध में पूरा अनुमान लगाने तथा कुछ सीमा तक उन्हें नियंत्रित करने में सफल हो सकते हैं। ऐतिहासिक अनुसंधान का शिक्षा के क्षेत्र में बड़ा महत्व है, क्योंकि भूतकाल की उपलब्धियों तथा कार्य प्रणाली के बोध के आधार पर ही वर्तमान में सुधार किया जा सकता है अथवा भविष्य के पूर्वानुमान लगाया जा सकता है। शिक्षा संबंधी अनेक वर्तमान समस्याओं को अनेक मूल एवं पिछले विकास प्रतिमान को दृष्टिगत रखकर अधिक अच्छी प्रकार से समझा जा सकता है। अनुसंधान के इस प्रकार से शिक्षा के क्षेत्र में काम करने वाले व्यक्तियों को किसी भी रूप में प्रचलित प्रणालियों को अपनाने में सुविधा होती है तथा ये उनमें सुधार करने का प्रथम चरण होता है। इसका एक लाभ ये भी है कि शिक्षा का इतिहास शिक्षा के वैज्ञानिक अध्ययन में सहायता करता है, क्योंकि ये विभिन्न कालों में शिक्षा के मान्य आदर्शों एवं मानकों का विवरण प्रस्तुत करता है और इस प्रकार शिक्षा कर्मियों की पुरानी त्रुटियों से बचने में सहायता करता है। लेकिन एरी एवं साथियों के अनुसार इस प्रकार के अनुसंधान में शोधकर्ता का पद्धतों के मापन व मूल्यांकन पर कोई नियंत्रण नहीं होता, प्रतिचयन पे उनका कोई नियंत्रण नहीं होता है तथा पुनरावृत्ति का उसे अवसर नहीं मिलता है। ऐतिहासिक पद्धतों का विशेष काल समय से संबंध होता है। ये पद्धतों की एक बंद श्रेणी होती है जिसे शोधकर्ता को ज्यों का त्यों स्वीकार करना होता है। शोध की ये विधि प्रयोगात्मक न होकर प्रेक्षण पर आधारित होती है, जिसकी वस्तुनिष्ठता अपर्याप्त होती है। मैम इसका तो यही है कि ऐतिहासिक अनुसंधान जो हमारी पहले के टाइम की जो चीजें हैं उनका उनके ऊपर रिसर्च करना और उनके बारे में पता लगाना कि उस टाइम पे ऐसा क्या क्यों था और अब ऐसा क्यों नहीं है, और हम कितने चेंज हमारे अब कितने चेंजेस हुए हैं पहले के टाइम से और अब के टाइम से। हाँ जी, बिल्कुल सही समझ में आया वो। या फिर हमें ये देखना कि प्रीवियस ईयरों में जैसे अब
हर जगह खुदाई हो रही है, हड़प्पा सभ्यता की भी बार बार वो कर रहे हैं। तो ये क्या है हड़प्पा सभ्यता? हिस्टोरिकल रिसर्च है कि हम हिस्ट्री के बारे में जानना चाहते हैं, ठीक है, कि पिछले जितनी भी डेवलपमेंट है उससे लेकर आज तक के समय में क्या डेवलप हुआ है, ठीक है। जगह जगह हम क्या है, कहीं पे सिक्के मिल रहे हैं, कहीं पे कुछ मिल रहे हैं। अब तो हड़प्पा सभ्यता को एसएसटी में भी जोड़ दिया गया है, पहले नहीं था, हम पढ़ते थे तब नहीं था हड़प्पा सभ्यता का चैप्टर, लेकिन अब जो नई एसएसटी की बुक आई है उसमें इसको डाल दिया गया है, ठीक है। तो हिस्टोरिकल नाम से ही पता लग रहा है आपको, जो आपकी पिछले वाली हिस्ट्री के ऊपर जो हम रिसर्च करते हैं कि पिछले जमाने में क्या था और आज के टाइम पे कितनी चीज हमने डेवलप कर ली है, ठीक है। तो उसके ऊपर रिसर्च करना, समझ में आया? आरती को छोड़ यस के मैम, बाकी ये आ तीन गया। बच्चों को, ठीक है। यस तो मैम, ये वाला तो आ गया। ठीक है, अब डिस्क्रिप्टिव पढ़ो राज। विवरणात्मक अनुसंधान पद्धतियाँ किन्हीं घटकों, घटनाओं एवं परिस्थितियों की तत्कालीन स्थिति से संबंधित परिशुद्ध सूचनाएं एकत्रित करने तथा उनसे खोजे हुए तथ्यों से वैध सामान्य निष्कर्ष निकालने में सहायक होती हैं। ऐसे अध्ययन केवल तथ्यों के एकत्रीकरण तक ही सीमित नहीं होती, अपितु इनसे महत्वपूर्ण सिद्धांतों का निर्माण भी किया जाता है, जो स्थानीय, प्रांतीय, राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय समस्याओं को सुलझाने में सहायक होते हैं। विवरणात्मक अध्ययनों में प्राय 3 प्रकार की सूचनाएं संकलित की जाती है। किसी स्थिति में चरों अथवा परिस्थितियों के संदर्भ में क्या विद्यमान है। दूसरा, उपलब्ध मानकों अथवा जैसा विशेषज्ञ उपयुक्त मानते हैं का तुलनात्मक अध्ययन करके हम क्या अपेक्षा करते हैं, तथा दूसरों के अनुभवों अथवा विशेषज्ञों की सम्मति के आधार पर संभावित माध्यमों के प्रयोग से लक्ष्य की प्राप्ति कैसे की जाए। विवरणात्मक अनुसंधान घटकों का अध्ययन उनकी स्वाभाविक दशाओं में करता है। इसके तत्कालीन एवं दीर्घकालीन उद्देश्य हो सकते हैं। ये प्राथमिक प्रकार का अध्ययन होता है जिसका उद्देश्य वैज्ञानिक नियमों की किसी प्रणाली का संस्थापन करना नहीं होता। ये अध्ययन स्थानीय समस्याओं के समाधान में सहायक होते हैं तथा कई बार ऐसे प्रदत्त प्रदान करते हैं जो मौलिक अनुसंधानों का आधार बनते हैं। ठीक है, बताओ जरा क्या समझ में आया डिस्क्रिप्टिव रिसर्च में? मैम, इसमें तो मुझे कुछ भी समझ नहीं आया, बहुत टफ लैंग्वेज थी इसकी। देखो अब समझाती। डिस्क्रिप्टिव रिसर्च क्या होती है? मान लो कोई भी घटना हुई है, ठीक है, अभी हाल फिलहाल में अगर आपको ये अभी पढ़ा है ना तो आपको समझ में आया होगा। हिस्टोरिकल में हम पिछली बात कर रहे थे, पिछले उसकी जो बीत चुका है, और ये हमारे आज प्रेजेंट के साथ चलती है डिस्क्रिप्टिव रिसर्च। मान लो आप कोई भी घटना घटित हुई है मैम आज जैसे की, कि जो प्लेन क्रैश हुआ है उस पे भी चल रही है अभी भी रिसर्च। किसके ऊपर? मैम वो प्लेन क्रैश हुआ था ना गुजरात में भी। हाँ जी, हाँ जी, हाँ। तो वो किसका है? डिस्क्रिप्टिव रिसर्च का, कि किस कारण से हुआ ये चीजें, ठीक है। या मान लो किसी के साथ कोई दुर्घटना हो जाती है तो उस दुर्घटना के लिए भी सर्च की जाती है कि भाई मान लो किसी की डेथ हो गई, किसी ने किसी को मार दिया, तो उसके ऊपर भी रिसर्च चलती है, भाई कहाँ मारा, किसने मारा, क्यों मारा, क्या कारण था। तो ये हमारे प्रेजेंट से रिलेटेड है, ठीक है। जो एट प्रेजेंट में जो घटनाएं घटित हुई हैं उनके बारे में पता लगाना कि किस कारण से हुई हैं, ठीक है। तो वो किसके अंदर आती है? आपकी डिस्क्रिप्टिव रिसर्च के अंदर आती है, ठीक है। कौन आ गया भाई पांचवा? चरास ने 2 बार कर लिया ज्वाइन। नहीं मैम, पता नहीं कैसे खुद ही डिस्कनेक्ट हो गया। अच्छा, कुछ तो हो रहा है मेरे फोन में 2-3 दिनों से। अच्छा अच्छा, ठीक है। तो डिस्क्रिप्टिव में समझ में आया? इसमें आप लोगों को इसलिए समझ में नहीं आ रहा था क्योंकि इसमें तो लैंग्वेज वैसी दे रखी है। अब देखो, इसमें निम्नलिखित प्रकार की सूचनाएं इकट्ठी की जाती है। सबसे पहले किसी स्थिति में चरों तथा परिस्थितियों के संदर्भ में क्या विद्यमान। चर का मतलब होता है वेरिएबल, परिस्थितियां होती है सिचुएशन, कि किस सिचुएशंस में वेरिएबल्स में क्या चेंजेस हुए हैं, ठीक है। हमारे इन्वायरमेंट में जो वेरिएबल्स थे उसमें क्या चेंजेस हुए हैं। मान लो किसी ने किसी का मर्डर कर दिया, ठीक है, तो देखेंगे कि मर्डर से पहले इसका बिहेवियर कैसा था जो सस्पेक्ट होता है, और इसके बाद में अब कैसा बिहेवियर है इसका, तो क्या वेरिएबल्स विद्यमान है उसके अंदर, ये बात आ गई। दूसरा, जितने भी स्टैंडर्ड्स आपके पास उपलब्ध हैं, जैसे कि
आपके विशेषज्ञ उपयुक्त मानते हैं तो उनकी क्या करते हो, कंपैरेटिव स्टडी करके देखते हैं। ठीक है, एक तो आपने रिसर्च नॉर्मल रिसर्च की, लेकिन फिर भी क्या है, आप सस्पेक्ट का पता नहीं लगा पाए, तो आप क्या करते हो, जो उस चीज में स्पेशलाइज्ड व्यक्ति होता है उसको उस रिसर्च का काम सौंपते हो आप। तो उसकी रिसर्च की तुलना जो एक आम इंसान ने या आम पुलिस वालों ने जो रिसर्च की थी उसमें क्या डिफरेंस आया, इसका पता लगता है। दूसरी बात बताई है इसने कि जो भी एक्सपीरियंस होते हैं अथवा यानी कि दूसरों के एक्सपीरियंस की सम्मति के आधार पर संभावित माध्यमों के लक्ष्यों की प्राप्ति कैसे की जाए, यानी कि दूसरों के एक्सपीरियंस के आधार पर हम क्या है उनका प्रयोग करके उनके एक्सपीरियंस को लेकर हमारा क्या ऑब्जेक्टिव्स है उसको कैसे प्राप्त किया जाए। यानी कि यहाँ पर बात आ गई, मान लो हम एक केस की बात लेके चल रहे हैं, ठीक है, तो केस की बात लेके चल रहे तो उसने जितनी रिसर्च की थी उसी रिसर्च के आधार पर हम हमारे जो काम सौंपा गया है पहले उस बंदे की रिसर्च को देखते हैं और फिर हम अपने ऑब्जेक्टिव्स को अचीव करने के, अपने गोल को अचीव करने का प्रयास करते हैं। ठीक है, कि भाई उससे केस सोल्व नहीं हो पाया तो शायद हम कर सकें। तो ये डिस्क्रिप्टिव रिसर्च है। समझ में आया कुछ? यस मैम। आगे एक्सपेरिमेंटल रिसर्च कौन पढ़ेगा? नाम से ही पता लग रहा है एक्सपेरिमेंट, कोई मैं भी पढ़ू नई मैम। चीज इन्वेंट करते हैं। पढ़ो। कोई भी अनुसंधान कार्य जो किसी व्यवस्थित प्रयोग पर आधारित हो प्रयोगात्मक अनुसंधान कहलाता है। प्रयोग परिकल्पनाओं के जांच की एक विधि है। प्रयोगों में हम स्वतंत्र चर का आश्रित चर पर प्रभाव का अध्ययन करते हैं। इस प्रकार के परिवर्तनों का अध्ययन करने की विधि ही प्रयोगात्मक अनुसंधान कहलाती है। प्रयोगात्मक अध्ययन में एक दशा अथवा कुछ दशाओं में जानबूझकर परिवर्तन किया जाता है ताकि उस परिवर्तन के प्रभाव का अध्ययन किया जा सके। मूल रूप में प्रयोगात्मक अनुसंधान की उपकल्पनाएं एकल चर मान्यता पर आधारित होती है। जॉन स्टुअर्ट मिल ने अपनी पुस्तक मेथड्स ऑफ एक्सपेरिमेंटल इंक्वायरी में इसकी परिभाषा प्रस्तुत की है। इसका अर्थ यह है कि दो स्थितियों के पूर्णतः समान होने पर यदि एक स्थिति में एक चर जोड़ अथवा घटा दिया जाए तो ऐसी स्थिति में यदि कोई अंतर होता है तो वे जोड़े अथवा कम किए गए चर के कारण होता है। चरों के अतिरिक्त प्रयोगात्मक अनुसंधान के 4 अन्य प्रमुख अभिलक्षण होते हैं: नियंत्रण, हेरफेर, प्रेक्षण तथा पुनरावृत्ति। अब बताओ क्या समझ में आया इसमें? मैम इसका तो जैसा कि नाम ही है कि इसमें एक्सपेरिमेंट वगैरह होते रहते हैं। हम्म, ज़्यादा तो नहीं समझ में आया, लेकिन थोड़ा सा जैसे कि एजुकेशन सिस्टम में ही जो हमारी गवर्नमेंट है वो टाइम टू टाइम इसमें चेंजेस करती रहती हैं। या हम्म, शिक्षा में जैसे टीचर्स को भी बीच बीच में ट्रेनिंग दे के बताया जाता है कि देखो अभी इस तरीके से पढ़ाना है, बच्चे जो है इस तरीके से ज़्यादा जल्दी समझेंगे। जैसे पहले बस टीचर आते थे तो रीडिंग करा के पढ़ा के चले जाते थे, लेकिन अब छोटे बच्चों को जैसे वो स्क्रीन के थ्रू भी पढ़ाया जाता है, गेम के थ्रू भी पढ़ाया जाता है। तो इस तरीके से जो चेंजेस होते हैं वही प्रयोगात्मक अनुसंधान है। ठीक है, सही बोल रहे हो। या फिर एक्सपेरिमेंटल में आप ये भी ले सकते हो कि कोई नई चीज आप इन्वेंट करने जा रहे हो, जैसे अब कोरोना की थी वैक्सीन इन्वेंट करी, वो भी किस कौन सी रिसर्च थी, वो आपकी एक्सपेरिमेंटल रिसर्च थी, आपने एक्सपेरिमेंट करके देखा दवाइयों का। ठीक है, तो ऐसे ही क्या, जैसे राज ने बताया कि हम पहले पुराने जमाने में बच्चों को जस्ट एज ए लेक्चर मेथड से पढ़ाते थे और आज फिर हमने एक्सपेरिमेंट करके न्यू इन्वेंट किया कि हम बच्चे को प्ले वे मेथड से और एक्टिविटी बेस्ड तरीके से भी इजीली पढ़ा सकते हैं। ठीक है, तो एक्सपेरिमेंटल रिसर्च का समझ में आ गया। इसमें इन्हें बोला है कि 4 हमें यहाँ पर विजन दिखाई देते हैं, कैसे कंट्रोल करना है हमें, उसमें क्या चेंजेस करने, हेर फेर का मतलब क्या हम थोड़े बहुत चेंजेस कर सकते हैं, कैसे ऑब्जर्वेशन करते हैं कर सकते हैं, और कैसे हम क्या कर सकते हैं इसको रिवाइज कर सकते हैं दोबारा से। ठीक है, समझ में आ गई बात? मैम मुझे ना बस इसमें जो चर को जोड़ना घटाना लिखा है ना वो समझ में नहीं आ रहा है कि चर आश्रित रहते हैं, जोड़ घटा करते हैं, इसका मतलब वो समझ में नहीं आया। एक्सपेरिमेंट में सबसे पहले प्रयोग परिकल्पनाओं की जांच की एक विधि है। जो एक्सपेरिमेंट है वह हाइपोथेसिस की जांच का एक मेथड होता है जिसमें हम एक्सपेरिमेंट में डिपेंडेंट वेरिएबल का क्या प्रभाव पड़ता है इसकी स्टडी करते हैं। अब देखो इसको हम एक कोरोना की वैक्सीन से समझते हैं। सबसे पहले तो क्या है, हमने हाइपोथेसिस के मेथड को अपनाया है।
हाइपोथेसिस क्या लगाए कि भाई हमें हाइपोथेसिस ये लगाया हमने कि भाई हमें कोरोना की वैक्सीन बनानी है, नहीं तो दुनिया खत्म हो जाएगी, ठीक है। उसके बाद हमने ये देखा कि हमारे पास इंडिपेंडेंट कौन सा ऐसा साल्ट है, यानी कि साल्ट यहाँ पे नमक वाला नहीं बोल रही मैं, कि कौन सा ऐसा साल्ट है और इसके ऊपर कौन सा एक डिपेंडेंट वेरिएबल है। अगर हम इन सब को मिक्स करें या फिर अलग अलग देखें तो क्या हमारा जो हाइपोथेसिस है वो सही निकलेगा या नहीं निकलेगा। आप जब भी रिसर्च करते हो ना, दो चीजें होती हैं, एक होता है इंडिपेंडेंट वेरिएबल, एक होता है डिपेंडेंट वेरिएबल। डिपेंडेंट वेरिएबल होता है आपका जिस चीज के आपके लिए आप रिसर्च कर रहे हो, और ये होता है डिपेंडेंट जिस चीज के लिए आप रिसर्च कर रहे हो। इंडिपेंडेंट क्या है, रिसर्च जिस मेथड से आप कर रहे हो, ठीक है। कुछ क्लियर हुआ या नहीं हुआ? यस मैम, थोड़ा बहुत तो हुआ। देखो, अगर मान लो कोरोना की वैक्सीन बनाई, पहले हाइपोथेसिस लगाई भी हमें तो वैक्सीन बनानी ही बनानी है। उसके बाद डिपेंडेंट वेरिएबल क्या है भाई, किसके ऊपर डिपेंड है, कोरोना की वैक्सीन के ऊपर डिपेंड है, ठीक है, क्योंकि भाई नहीं बनेगी तो दुनिया खत्म हो जाएगी। तो डिपेंडेंट वेरिएबल यहाँ पर क्या हो गया, कोरोना की वैक्सीन की, वो तो हमें बनानी है। और इंडिपेंडेंट वेरिएबल क्या है, उसको बनाने के लिए जो जो मेथड आप यूज कर रहे हो, जो जो लोग यहाँ पर शामिल होते जा रहे हैं, वो सब क्या है, इंडिपेंडेंट वेरिएबल है। अब जैसे मान लो साइंटिस्ट है, साइंटिस्ट हमने जो वो क्या है, इंडिपेंडेंट है, वो अपनी स्वतंत्रता के हिसाब से वहां पर चीजें यूज करेंगे। अब क्या है, हम जबरदस्ती थोड़ी ना कर सकते डॉक्टर के साथ कि भाई मैं तो नहीं लूंगा दवाई, भाई वो स्वतंत्र है, दे दी उसने, तुझे लेना है, ठीक होना है तो दवाई ले, नहीं तो मत ले, ठीक है। तो इस तरीके से आप इसको समझ सकते हो। आगे बात समझ में? अब आ गए। ठीक है। अब फोर्थ वाला कौन पढ़ेगा? मैं पढ़ देती हूँ। घटना प्रतिभास अध्ययन धारणों के परीक्षण के लिए गुणवत्ता उपागम का उपयोग करते हैं। ऐसे अध्ययन शोध में संपूर्णता के संप्रत्यय को ध्यान में रखते हैं तथा इसे मात्रात्मक तत्वों में विभाजित करके उनका विश्लेषण नहीं करते। ऐसे शोधक घटकों का उनकी स्वाभाविक स्थितियों में अध्ययन करते हैं, जैसे घटनाएं घटित होती है, एक उनका अध्ययन कर लिया जाता है तथा स्थिति में किसी भी प्रकार हेर फेर नहीं किया जाता है। यही कारण है गुणवत्ता अध्ययनों को मात्रात्मक अध्ययनों की अपेक्षा कम वैज्ञानिक माना जाता है। इस प्रकार के अध्ययन की निम्नलिखित विशेषताएं होती है। पहला, गुणात्मक अध्ययनों में व्यक्तियों के व्यवहारों, विश्वासों, अभिवृत्तियों का स्वाभाविक परिस्थिति जनित अवस्थाओं के संदर्भ में अध्ययन किया जाता है। इसलिए वेस्ट एवं गहन में इसे स्वाभाविक पूछताछ की संज्ञा दी है, जहाँ परिणामों के लिए शोधक पद्धति में कोई हेरफेर अथवा पूर्ण निश्चित प्रतिबंधों का प्रयोग नहीं किया जाता। सेकंड है, इनके अध्ययनों के आगमनात्मक प्रविधि का प्रयोग किया जाता है तथा अनुसंधानकारक क्षेत्र अध्ययन से एक पद्धतियों में नई कल्पनाओं का निर्माण करते हैं, जिनसे वह महत्वपूर्ण श्रेणियों, पहलुओं तथा पारस्परिक संबंधों की खोजता है। पहले इसे निर्मित कल्पनाओं का परीक्षण करने के साथ पर वह नए प्रश्न की खोज करता है, जिनकी सहायता से घटकों को सही ढंग से समझने के लिए वह संप्रत्यायों एवं सिद्धांतों का निर्माण करता है। थर्ड है, मानव व्यवहार की गतिशीलता। इस प्रकार से अनुसंधान की प्रमुख धारणा है। यही कारण है कि प्रयोज्यों के व्यवहार का अध्ययन उसमें व्यक्तिगत, सामाजिक तथा परिस्थितिजन्य परिवेश से संदर्भ में किया जाता है।
फोर्थ ये संसाधन उपागम घटक को कुछ अंशों का योग समझने के स्थान पर उसी संपूर्ण जटिल संस्थान के रूप में स्वीकार करता है। देखो भाई, क्या समझ में आया नेहा? एक तो आपकी आवाज ब्रेक हो रही थी बार बार। नेटवर्क नहीं है मैम। इसमें मेरे को यही समझ आया कि अगर कोई घटना घटता है किसी के साथ तो उसको पूछना कि मैम ऐसा एक एग्जांपल है कि किसी अगर कोई बंदा बीमार है उससे पूछना कि ये बीमारी से आप कितना पीड़ित है या मैम मेरे को इतना ही समझ आ रहा है। मैं समझ आ रहा है, मैं समझा नहीं पा रही हूँ आपको। कोई नहीं, वैसे आवाज भी ब्रेक हो रही है बार बार आपकी नेटवर्क के कारण। चलो कोई दिक्कत नहीं। आगे है आपकी फिनोमेनोलॉजिकल रिसर्च। इसका क्या अभिप्राय है? यानी कि इस रिसर्च के लिए हम क्वालिटेटिव जो अप्रोच है उसका उपयोग करते हैं। क्वालिटेटिव, इसमें हम मात्रात्मक में आंसर नहीं लेके आते, नंबर में आंसर नहीं लेके आना, यहाँ पर हमें क्वालिटी देखनी है। ठीक है, इसमें हम किसी भी, मान लो कोई भी कंसेप्ट है, उस कंसेप्ट के कोई भी एक कंसेप्ट पकड़ लिया जिसके ऊपर रिसर्च करनी है, तो उसका हमें क्या करना है, क्वांटिटेटिव विभाजन ना करके उसका एनालिसिस नहीं करते। इसमें क्या करते हैं, ऐसी सिचुएशन और ऐसी स्टडी की जाती है जिसमें मान ले कोई भी घटना घटित हुई है तो उसके उस घटना के क्या क्या क्वालिटेटिव जो जो निकल के आ रहा है, क्या क्या गुण निकल के आ रहे हैं, उनके बारे में यहाँ पर स्टडी की जाती है। और सिचुएशन में किसी भी प्रकार का चेंज नहीं किया जाता। ठीक है, चेंज नहीं किया जाता। ठीक है, मान अगर इंसान का बिहेवियर जैसा है वैसा ही बिहेवियर कर रहा है या नहीं कर रहा है। ठीक है, तो क्वालिटेटिव गुणात्मक रिसर्च को मात्रात्मक रिसर्च की अपेक्षा कम वैज्ञानिक महत्व माना जाता है। यानी कि इस तरह की जो रिसर्च होती है उसको अगर साइंटिफिकली तरीके से देखें तो इसका इतना महत्व नहीं माना जाता। साइंटिफिकली तरीके में, साइंस में उसको ज्यादा महत्व दिया जाता है जो हमारी क्वांटिटेटिव नेचर की जो होती है। क्वालिटेटिव नेचर की रिसर्च को ये ज्यादा महत्व नहीं देते हैं। क्वांटिटेटिव, अब क्वालिटेटिव जो गुणात्मक होती है उसको क्वालिटेटिव बोलते क्वालिटी कि आपके अंदर क्या क्या क्वालिटीज हैं। ठीक है, तो क्वालिटेटिव स्टडीज में व्यक्तियों के व्यवहार, विश्वास, अभिव्यक्तियों का स्वाभाविक परिस्थितियां जनित अवस्थाओं के संदर्भ में अध्ययन किया जाता है। यानी कि जो क्वालिटेटिव रिसर्च है उसमें व्यक्ति का कैसा बिहेवियर है, किस किस के ऊपर उसको फेथ है, क्या क्या एटीट्यूड है, ये सारी चीजों का हम क्या करते हैं, स्टडी करते हैं। जैसे हमने देखो जो एक डिस्क्रिप्टिव रिसर्च की थी, डिस्क्रिप्टिव रिसर्च में हम सस्पेक्ट का पता लगा रहे थे, तो यहाँ पर मान लो जो सस्पेक्ट है उसका बिहेवियर नोट किया जाता है। ठीक है, तुम सावधान इंडिया में भी देखते हो जो खबरी होते हैं वो नजर रख के रखते हैं कि ये लोग कहाँ कहाँ मिल रहे हैं, कैसे बातचीत कर रहे हैं, इन्होंने पहले से कोई चेंज तो नहीं किया है। ठीक है, तो उनके बारे में वो सारी खबर उनको पहुंचाते हैं। आगे इस स्टडी में हम इंडक्टिव मेथड का उपयोग किया जाता है। रिसर्च करता क्षेत्र दिन में एकत्रित जितने भी आंकड़े हैं उनसे नई हाइपोथेसिस का निर्माण करता है और वह महत्वपूर्ण श्रेणियों, पारस्परिक संबंधों को खोजता है और पहले से निर्मित जो हाइपोथेसिस है उसकी टेस्ट करने के स्थान पर वह नए प्रश्नों की खोज करता है। यानी कि इंडक्टिव मेथड अपनाता है, रिसर्च करता, स्टडी से एकत्रित जितने भी आंकड़े हैं उनसे नए हाइपोथेसिस का निर्माण करता है, नए क्वेश्चनों की खोज करता है और इन्हीं की सहायता से उनको सही ढंग से समझने में, उस कंसेप्ट को या सही ढंग से रिप्रेजेंट करने का निर्माण करता है। आगे ह्यूमन बिहेवियर की जो गतिशीलता है, इस प्रकार के रिसर्च की प्रमुख धारणा है। यही कारण है कि परियोजकों के व्यवहार का अध्ययन उनके व्यक्तिगत, सामाजिक और सिचुएशन परिवेश के संदर्भ में किया जाता है। यह रिसर्च उपागम घटक को कुछ अंशों का योग समझने के स्थान पर उसे संपूर्ण जटिल संस्थान के रूप में स्वीकार करता है। यानी कि ये रिसर्च किसी भी घटक को उसके अंशों का योग समझने के स्थान पर, यानी कि जो उसके पार्ट हैं उसका टोटल समझने के स्थान पर
पूरा, यानी कि हमें जो रिसर्च करनी है वो पार्ट टू पार्ट नहीं करनी। इसमें हमें मान लो किसी व्यक्ति के बिहेवियर के ऊपर हम स्टडी कर रहे हैं, तो उसका हमें सिर्फ एक पार्ट का बिहेवियर नहीं देखना, हमें उसका ओवरऑल बिहेवियर देखना पड़ेगा। ठीक है, मान लो तुम देखना चाहते हो मैं स्कूल में कैसा बिहेवियर कर रही हूँ, मैं घर पे कैसा बिहेवियर कर रही हूँ, या किसी और से मिल रही हूँ तब कैसा बिहेवियर कर रही हूँ, तो यहाँ पर मेरे ओवरऑल बिहेवियर के बारे में देखा जाएगा। ये नहीं कि मान लो स्कूल का बिहेवियर देख लिया, हो सकता है स्कूल में मैं बहुत अच्छा बोलती हूँ, घर पे ना बोलती हूँ, क्योंकि मेरे घर वालों की तो यही शिकायत रहती है कि तू बाहर रहती है तो बड़ी खुशी रहती है और घर में आते ही तेरे सींग पैदा हो जाते हैं, मारने को दौड़ती है ना। तो यहाँ पर हर एक सिचुएशन के बिहेवियर को देखना है, टोटल रिसर्च को देखना है। ठीक है, कुछ क्लियर हुआ है इसका या नहीं हुआ? यस मैम, हो गया। चलिए, सानिया आप रह गए भाई। यस मैम। कौन सा क्वेश्चन पढ़ोगे? मैम यहाँ पर रिसर्च के बाद मेरी बुक में एजुकेशनल रिसर्च दिया है, उसके बाद में डाटा एनालिसिस दिया है, ये जो आप पढ़ा रहे हो दिया नहीं है। अच्छा, ये नहीं दे रखा आपको। यस मैम, मैं इसमें सिर्फ सुन रही हूँ। एजुकेशन रिसर्च का तो जैसे मैंने पढ़ा दिया इसमें। एजुकेशन रिसर्च के बाद अब ये टाइप ऑफ रिसर्च के बाद आता है एजुकेशन स्टेप इन एजुकेशन रिसर्च। रिसर्च में कौन कौन से स्टेप आप यूज करोगे एजुकेशन रिसर्च में? तो सबसे पहले तो हम अपनी प्रॉब्लम का सिलेक्शन करेंगे, सिलेक्शन ऑफ प्रॉब्लम। पहला पॉइंट रहेगा सिलेक्शन ऑफ प्रॉब्लम, दूसरा पॉइंट रहेगा उसका जो प्रॉब्लम्स है उसको निर्धारित करना, उसका मीनिंग निकालना, आगे हाइपोथेसिस का निर्माण करना, फोर्थ रहेगा आपका सांकेतिक समाधानों से संभावित परिणामों का निगमात्मक तर्क, यानी कि जो भी आपने सिग्नल्स मिले हैं आपकी उसको समाधान निकालने के लिए, और जो भी आपने जो संभावित परिणाम थे उनका इंडक्टिव तर्क देना, रिसर्च विधि तंत्र का निर्माण करना कि किस तरीके से रिसर्च सिस्टम का निर्धारण करना, आंकड़ों का यानी कि पद्धतों का संकलन, पद्धत मतलब होते हैं बेटा डाटा, डाटा का कलेक्शन, संकलन मतलब कलेक्शन, कलेक्शन ऑफ डाटा, उसके बाद डाटा का व्यवस्थापन या विश्लेषण, एनालिसिस ऑफ डाटा, उसके बाद क्या है वेरिफिकेशन ऑफ हाइपोथेसिस, उसके बाद रिजल्ट निकालते हैं और जनरलाइजेशन करते हैं। 9 स्टेप इसने फॉलो किए हैं। मान लीजिए एजुकेशन रिसर्च, अब तुम यहाँ से ना पढ़ने की बजाय खुद से देखो। एजुकेशन रिसर्च में सबसे पहले तो आपको क्या पता होनी चाहिए कि क्या प्रॉब्लम है आपके सामने, किसके ऊपर रिसर्च करना चाहते हो। ठीक है, जब आप पीएचडी में जाओगे ना तो आपसे सबसे पहला ही ये क्वेश्चन होगा कि आप रिसर्च किस पे करना चाहते हो। भाई टॉपिक तो बता दो हमें तुम्हारा पीएचडी में एडमिशन तो ले लें तुम, नहीं तो तुम तो ऐसे ही समय व्यर्थ कर दोगे 3 साल। ठीक है, पहले नहीं होता था, पहले गाइड टॉपिक देता था, अब क्या है बच्चों को खुद अपना टॉपिक देना होता है कि भाई मैं इस टॉपिक के ऊपर रिसर्च करना चाहती हूँ। तो सबसे पहले क्या है, हम समस्या का चयन करेंगे कि कौन सी समस्या के ऊपर हम रिसर्च करना चाहते हैं। तो पहला स्टेप ही ये हो गया। दूसरा स्टेप, पहले तो आप देखोगे हमेशा रिसर्च जो प्रॉब्लम चल रही है हमारे समाज में, जो दिक्कतें चल रही है उनके ऊपर करनी चाहिए। ठीक है, तो सबसे पहले समस्या का चयन हो गया, सिलेक्शन ऑफ प्रॉब्लम, फर्स्ट पॉइंट क्लियर है? यस मैम। तो सबसे पहले आप क्या देखोगे, क्या समस्या है, अलग अलग देखोगे हमारे समाज में क्या क्या समस्याएं फैली हुई है। दूसरा, उस समस्या का निर्धारण करोगे और अर्थ निकालोगे। अब तुमने अलग अलग समस्याएं देख ली, अब तुमने अपना टॉपिक चूज कर लिया कि भाई मुझे तो इस टॉपिक के ऊपर क्या करनी है, रिसर्च करनी है। तो अब आपको अपनी जो प्रॉब्लम है, जो टॉपिक है, उसको आपने चूज कर लिया है। तो इसमें क्या करोगे, समस्या बन जाते, अर्थ स्पष्ट ना हो तो समस्या। अब प्रॉब्लम तो चेक कर ली, अब उसका मीनिंग भी क्लियर होना चाहिए। आपने मान लो ऐसे है भाई कोई टॉपिक नहीं उठा लेना कि रिसर्च करनी है, उसका मीनिंग भी पूछेंगे आपसे कि भाई क्यों करना चाहते हो आप इसके ऊपर, क्या अर्थ है इसका। ठीक है, तो जो जो आप टर्मिनोलॉजी वहां पर यूज करोगे वो आपसे पूछी भी जाएगी। ठीक है, तो आप समस्या का अर्थ बताओगे पहले उन्हें, फिर अपने हाइपोथेसिस का निर्माण करोगे। हाइपोथेसिस का निर्माण करने का मतलब जितने भी डाटा हैं आप उसको प्राइमरी इंफॉर्मेशन के साथ इकट्ठा करना चाहते हो या सेकेंडरी
उसके तो ऐसे हाइपोथेसिस का निर्माण करते हो। हाइपोथेसिस समस्या समाधान के विषय में अनुमानित कथन तथा साधारणीकरण होती है। यह अत्यंत आवश्यक होती है कि हाइपोथेसिस का निर्माण सूझबूझ से किया जाता है। ठीक है, तो हाइपोथेसिस का निर्माण करना। सेकंड बात आ गई समझ में। अब तक मैंने 3 पॉइंट बताए हैं। सबसे पहले सिलेक्शन ऑफ प्रॉब्लम, बहुत सारी प्रॉब्लम आपके सामने होंगी। दूसरे में जो आपने सेलेक्ट कर लिया है उसका मीनिंग क्लियर करना है। तीसरे में हाइपोथेसिस का निर्माण करना है। ठीक है, हाइपोथेसिस के निर्माण में आपको क्या करना है, स्पष्ट ना हो समस्या बन जाती है। कठिनाई जिसका अर्थ समस्या न हो, यानी कि भूल गई मैं, प्राइमरी डाटा से लेनी है आपने या सेकेंडरी डाटा पे काम करना है। तो ये हाइपोथेसिस आपको सेट करने कि भाई मुझे तो सारी इन्फॉर्मेशन प्राइमरी सोर्स से इकट्ठी करनी। प्राइमरी सोर्स से इकट्ठी करनी है तो भाई जाओ डाटा कलेक्ट करो घर घर जाकर, जो भी आपकी प्रॉब्लम है। सेकेंडरी का मतलब है पहले से ही किसी ने डाटा कलेक्ट कर रखा है, या तो आप नेट से ले रहे हो, किसी की पुरानी बुकों से ले रहे हो, तो वो क्या है, सेकेंडरी सोर्स है। तीसरी बात है आपकी सांकेतिक समाधानों से संभावित परिणामों का तर्क। कठिनाई में कल्पना आधारित समाधान के विषय में परिणाम क्या हो सकते हैं, विषय में तर्क प्रस्तुत करना। यदि हाइपोथेसिस सत्यापित हुआ तो उसके परिणाम क्या होंगे। और इसने बोला है कि जो आपने एक सिग्नल लिया था उसके समाधान से, मान लो आपने एक हाइपोथेसिस ले लिया, आपने अपने मन में ये बता लिया कि भाई ये मैं समस्या का समाधान निकालूंगी, उसका एक्चुअल रिजल्ट से क्या कंपैरिजन रहेगा ये सोचना है। कि आपने अपना तो देख लिया कि भाई मैं ये काम करूंगी ये हो जाएगा, लेकिन एक्चुअल में जो रिजल्ट लेके आना है उसे मैच कर रहा है या नहीं कर रहा। ठीक है, इसके लिए भी आपको अपने तर्क प्रस्तुत करने पड़ेंगे। ठीक है, कि उसके बाद है रिसर्च विधि तंत्र का निर्धारण करना। ठीक है, वो तो आपने मन में सोचा था मैं ऐसे ऐसे करूंगी, अब आपको जैसे जैसे करना है वो प्रोसीजर बताना पड़ेगा भाई। ठीक है, कि रिसर्च का एक सिस्टम का निर्धारण करना कि जो मैंने हाइपोथेसिस निश्चित किए हैं उनका किस प्रकार मैं उसको एक्सप्लेन कर सकती हूँ, कौन सा मेथड मैं यूज करूंगी, व्याख्यात्मक, हिस्टोरिकल और उसके बाद एक्सपेरिमेंटल। तो रिसर्च प्रोसेस में किस शोध अभिकल्प को अपनाया जाएगा, न्याय दर्श का स्वरूप तथा विस्तार क्या होगा, ये सारी चीजें इसमें देखी जाती हैं। उसके बाद डाटा को कलेक्ट करना। अब आपने मेथड अपना लिया कि भाई मुझे ये, तो डाटा को कलेक्ट करते हो आप, जो भी समस्या उससे रिलेटेड डाटा कलेक्ट करते हो, फिर डाटा का एनालिसिस करते हो। एनालिसिस करने का मतलब जो डाटा आपका काम का है वो आपने पास रख लिया, जो काम का नहीं है उसको हटा दिया। उसके बाद वेरिफिकेशन करते हो हाइपोथेसिस की, जो हाइपोथेसिस लगाए थे वो सही है या सही नहीं है। उसके बाद रिजल्ट निकाला जाता है और फिर उस चीज को जनरलाइज कर दिया जाता है। जनरलाइज मत करने का मतलब उस चीज को लागू कर दिया जाता है। ठीक है, आई बात समझ में। यस मैम। ठीक है, बाकी बच्चों को ठीक है। आज ये एजुकेशन रिसर्च का टॉपिक खत्म कर देंगे, कल एक्शन रिसर्च करेंगे हम। ठीक है, अब एजुकेशन रिसर्च के क्या ऑब्जेक्टिव्स हैं, क्या उद्देश्य हैं और क्या इसकी हानियां हैं, बस यही 2 चीजें रह गई हैं। ऑब्जेक्टिव में इसके सैद्धांतिक उद्देश्य है, जो क्या है, ऑब्जेक्टिव ऑफ प्रिंसिपल्स, ऑब्जेक्टिव ऑफ वेरिफिकेशन और ऑब्जेक्टिव ऑफ तथ्यात्मक को बोलते हैं फैक्ट वाले, और ऑब्जेक्टिव ऑफ बिहेवियर से रिलेटेड। ठीक है, सैद्धांतिक उद्देश्य हैं, सत्यात्मक उद्देश्य हैं, तथ्यात्मक उद्देश्य हैं और व्यवहारिकता के उद्देश्य हैं। तो सबसे पहले है सैद्धांतिक उद्देश्य। किसी विषय अथवा अनुशासन के वास्तविक आधार पर उसके सिद्धांत एवं नियम होते हैं। विकास कार्यक्रम को बनाए रखें। पढ़ो बेटा क्या है, नहीं तो मैं तो पढ़ते ही पढ़ते बोर हो जाऊंगी, समझाऊंगी क्या पे। फर्स्ट है सैद्धांतिक उद्देश्य। किसी विषय अथवा अनुशासन के वास्तविक आधार उसके सिद्धांत एवं नियम होते हैं। विकास प्रक्रम को बनाए रखने के लिए नए सिद्धांतों एवं नियमों का प्रतिपादन किया जाता है। शिक्षा अनुसंधान में सिद्धांतों के प्रतिपादन के लिए वैज्ञानिक शोध को अपनाया जाता है। ऐसे शोध कार्य व्याख्यात्मक प्रकृति के होते हैं, जिनके अंतर्गत चरों के सहसंबंधों की व्याख्या की जाती है। ऐसे शोध मुख्य रूप से ज्ञान में वृद्धि करते हैं, जिसका उपयोग शिक्षा प्रणाली को प्रभावशाली बनाने के लिए किया जाता है। मैम सेकंड भी पढ़ दें। पढ़ दो। सेकंड है सत्यात्मक उद्देश्य। ऐसे अनुसंधानों का संबंध विषय अथवा क्षेत्र के दर्शन से होता है। क्षेत्र के उद्देश्य तथा कार्यप्रणाली का निर्धारण चिंतन अथवा
अर्थात बौद्धिक स्तर पे किया जाता है। दूसरे शब्दों में दार्शनिक अनुसंधान का उद्देश्य नवीन सत्यों की खोज करना तथा उसका प्रतिस्थापन करना होता है। इससे संबंधित विषय से जुड़े अंतिम प्रश्नों के उत्तर दिए जाते हैं। शिक्षा अनुसंधान में दार्शनिक शोध शिक्षा के उद्देश्यों, सिद्धांतों, शिक्षण विधियों तथा पाठ्यक्रम की रचना में सहायता करते हैं। थर्ड है तथ्यात्मक उद्देश्य। ऐतिहासिक शोध तथ्यात्मक उद्देश्यों की पूर्ति में सहायक होते हैं। इनमें तथ्यों की खोज की जाती है जिससे वर्तमान को समझने में सहायता मिलती है। इनकी प्रकृति वर्णनात्मक होती है क्योंकि शोध के परिणाम तथ्यों की खोज करते हैं तथा उनके माध्यम से स्थितियों तथा घटकों का वर्णन किया जाता है। शिक्षा में नवीन तथ्यों की खोज शिक्षा प्रक्रम में सुधार लाने तथा उसके विकास में सहायक होती है। लास्ट है व्यवहारिकता के उद्देश्य। शिक्षा एक सामाजिक व्यवहारिक विज्ञान है। उपयोगी कार्यात्मकता की दृष्टि से शिक्षा में अनुसंधान की अत्यंत आवश्यकता है। शिक्षा अनुसंधान ऐसे उद्देश्यों की पूर्ति करे जिससे शिक्षा संबंधी समस्याओं का समाधान हो तथा शिक्षा विकास प्रक्रम आगे बढ़े। इन्हें विकासात्मक अनुसंधान भी कहते हैं। क्रियात्मक अनुसंधान से शिक्षा में सुधार तथा विकास होता है। इस प्रकार के अनुसंधान की विषय वस्तु स्थानीय स्थितियां, घटक अथवा समस्याएं होती हैं। देखो अब इसमें क्या है, जो ऑब्जेक्टिव बताए हैं, सबसे पहला होता है आपका सैद्धांतिक उद्देश्य, कोई भी प्रिंसिपल डेवलप करना। तो यहाँ पर क्या है, अगर हमें अपनी एजुकेशन को और बेटर बनाना है और इफेक्टिव बनाना है तो उसके लिए हमें क्या कुछ प्रिंसिपल सेट करने पड़ेंगे और उन प्रिंसिपल्स के अकॉर्डिंग ही हमें क्या है काम करना पड़ेगा। ठीक है, तो किसी भी विषय अथवा अनुसंधान के वास्तविक आधार पर उसके सिद्धांत एवं नियम होते हैं। क्या है, हमें यहाँ पर फर्स्ट में क्या है प्रिंसिपल सेट करने, आप क्या बोल सकते हो, नियम भी बोल सकते हो। ठीक है, कि हमें अपनी एजुकेशन को इफेक्टिव बनाने के लिए जो भी वैज्ञानिक रिसर्च के आधार पर हमें ऐसे सिद्धांत प्रस्तुत करने हैं जो हमें इजीली काम आ सके। जैसे आप देखते हो जो कॉमर्स वाले कितने बच्चे हैं यहाँ पे जिन्होंने +2 कॉमर्स से किए है, कोई बच्चा? चलो कोई बात नहीं। तो तुम साइंस से कौन सा बच्चा है? राज रानी, आप कॉमर्स से हो? यस मैम। आपने देखो पढ़ा होगा, एक वो थे FW टेलर के सिद्धांत थे और एक फियोल के सिद्धांत थे। फियोल ने 14 सिद्धांत दिए थे, FW टेलर ने 5-6 सिद्धांत दिए थे। ठीक है, तो इन्होंने क्या था, उसको और इफेक्टिव बनाने के लिए प्रिंसिपल को डेवलप करना। तुमने जैसे अब साइंस वाले कितने बच्चे हैं? चलो न्यूटन का लॉ तो सबने ही पढ़ा है। यस मैम। या फिर हिंदी में आपने वो मटर वाला नहीं था, मेटल का सिद्धांत, अनुवांशिकता और हेरिडिटी वाला, वो भी सबने पढ़ा 10वीं तक साइंस में, है ना। तो सबसे पहले अपनी एजुकेशन, ये सिद्धांत क्यों बनाए गए, ताकि हम इजीली अंडरस्टैंड करवा पाए। जैसे मेटल का सिद्धांत था, मटर के दाने के ऊपर किया था उसने। मटर के दाने अनुवांशिकता का गुण, यानी कि जो हमारे माँ बाप के गुण हैं वो हमारे अंदर भी आएंगे। ठीक है, तो उसने ऐसा क्या था, एक मटर के दाने के मटर के पौधों के ऊपर किया था। और ये जो एक्सपेरिमेंट किया ना, ये भी वो उस टाइम पे किया गया। उसका वो चर्च में काम करता था, उसको सजा मिली थी कि ये पौधे तुम्हें ठीक करने, तो खाली एरिया पड़ा था तो उसने वहां पे मटर के दाने बो दिए। तो वहां से उसको एक एक्सपेरिमेंट का आइडिया आ गया और उसने वहां पे जब रेगुलर कर रहा था तो उसने एक्सपेरिमेंट ही बना दिया कि उसने जैसी मटर बोई थी या फिर मिक्स करके जो बोए थे तो उसे ऐसे ऐसे पौधे बने। तब जाके उसने मटर का सिद्धांत दिया था। उसने कोई उसके ऊपर गहरी खोज नहीं की, वो तो उसको बाद में आइडिया आया जब वह वहां पर चर्च में, जब वो खाली उस एरिया में सब्जी वगैरह बो रहा था तब। ठीक है, तो सिद्धांत क्रिएट करना, कोई ऐसा प्रिंसिपल लागू करना जो हमारी इसको इफेक्टिव बना सके। सॉरी। उसके बाद है सत्यात्मक उद्देश्य, यानी कि एक उद्देश्य ऐसा होना चाहिए जिसको हम क्या कर सके, जो बिल्कुल सच हो, वैलिड हो, ट्रूथ हो। ठीक है, सच्चाई वाला। तो इस रिसर्च का संबंध उस क्षेत्र के दर्शन से होता है जो कार्य प्रणाली का निदान या बौद्धिक हमारे इंटेलेक्चुअल लेवल पर किया जाता है, यानी कि नवीन सत्य की खोज करना। ठीक है, कोई नया ऐसा सत्य है जो लोगों से छुपा हुआ है, उसकी खोज करना, इससे अंतिम प्रश्नों के उत्तर दिए जा सके। और शिक्षा के उद्देश्य सिद्धांत और शिक्षण विधियां और पाठ्यक्रम की रचना में सहायता करते हैं। ठीक है, आगे है तथ्यात्मक, कुछ फैक्ट
कुछ फैक्ट को वो करना, ठीक है। तो ऐतिहासिक शोध में तथ्यात्मक उद्देश्यों की पूर्ति में सहायक होते हैं। इन तथ्यों की खोज की जाती है जिससे वर्तमान को समझने में सहायता मिलती है। कुछ ऐसे फैक्ट जो हमें अपना जीवन जीने में इजी लगे, ठीक है, ये वाले फैक्ट। और बिहेवियर से स्टडी उद्देश्य है, व्यवहारात्मक उद्देश्य है, एक सामाजिक व्यवहारिक विज्ञान है जिसमें यानी कि एजुकेशन क्या है हमारे उससे सोसाइटी से जुड़ी हुई है, तो क्या है ये एक सामाजिक व्यवहारिक विज्ञान है। और उपयोगकर्ता अपने फंक्शंस की दृष्टि से एजुकेशन में रिसर्च की अत्यंत आवश्यकता होती है और एजुकेशन रिसर्च ऐसे उद्देश्यों की पूर्ति करे जिससे शिक्षा संबंधी समस्याओं का समाधान हो सके, ठीक है। तो हमारा क्या है, फंक्शनल जो रिसर्च है उसमें शिक्षा में सुधार और डेवलपमेंट होती है, यानी कि क्या हम एक्चुअल में सुधार कर सकते हैं। जैसे आपकी NEPI वह व्यवहारिकता का उद्देश्य है, ठीक है, कि एक्चुअल में जो प्रेजेंट है उसमें हम क्या क्या चेंज कर सकते हैं और जिससे डेवलपमेंट हो सके, ठीक है। तो ये आपके उद्देश्य होते हैं एजुकेशन के। भाई ये सानिया इंग्लिश मीडियम के, बेटा तुझे समझ में आता है या नहीं आता? अब जो आप पढ़ाते हो तो समझ में आता है, लेकिन इसमें टॉपिक मैच नहीं करते हैं बहुत सारे। अच्छा, टॉपिक मैच नहीं करते आपके। Yes, आप ना ये देखा करो बेटा, जो आपके आगे सिलेबस दे रखा ना उससे टॉपिक मैच करो अपने। मैं ढूंढती हूँ, आगे से भी ढूंढती हूँ जहाँ पे इंडेक्स में सारा बताते हैं ना क्या क्या टॉपिक पढ़ेंगे यहाँ पे, वहाँ से भी ढूंढती हूँ, मिलते ही नहीं है। नहीं, जैसे लाइट भाग गई क्या? मैम जो हिंदी मीडियम है उनकी तो ये सीरीज है, और जो ये इंग्लिश क्या वो आवाज नहीं आई आरती?